और वो इन्फ्लेमेशन जिसका एंड रिजल्ट ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन की सूरत में निकलता है उसे हम लेट टाइप 4 एपोसिस्टिव रिएक्शन या डायबिटिक इन्फ्लेमेशन लिखते हैं। उसके बाद वी हैव सीन द क्लिनिकल फीचर्स, कहाँ का एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, और लास्ट में बात हुई ऑन टू द माउंटिंग टेस्ट, इट्स इंटरप्रिटेशन, और what are the further investigations you would like to perform in case of pulmonary tuberculosis. इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो लास्ट चीज डिस्कस करने वाली है, हाउ टू इन्वेस्टिगेट फॉर एनी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, हाउ टू इन्वेस्टिगेट फॉर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि प्राइमरीली तो जिस टीबी की हम बात कर रहे हैं दैट इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, लेकिन कल हमने लिखा था और भी काफी साइट्स हैं जहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के केस में we need to try hard to get specimen. Okay, so we need to try hard to get specimen. आपने कोशिश करनी है पूरी की पूरी कि आपने स्पेसिमेन लेने हैं। अब आपने देखना ये है कि जो स्पेसिमेन आपको मिल रहा है किसी भी जगह की टीबी का, वो आपके पास फ्लूइड की फॉर्म में या आपके पास कोई सॉलिड स्पेसिमेन, फॉर एग्जाम्पल फ्लूइड एज अ स्पेसिमेन आपको मिल सकता है इफ यू आर हैविंग टीबी मेनिंजाइटिस, जिसमें आपके पास क्या होता है CSF, ठीक है। इसके अलावा प्लूरल, पेरिकार्डियल, एसाइटिक फ्लूइड। तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी एक ऐसी जगह की है जहां पर आपके पास सैंपल जो मिल रहा है वो लिक्विड या फ्लूइड फॉर्म में है, उस केस में तो आपने आंसर करना है कि यू विल सेंड फ्लूइड फॉर ज़ेडन स्टेनिंग और फॉर एसिड फास्ट बेसिल। जैसे हम टीबी मेनिंजाइटिस में भी पढ़ चुके हैं कि टीबी मेनिंजाइटिस में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज गोइंग टू बी CSF फॉर AFP या CSF फॉर ज़ेडन स्टेनिंग। आपसे वो क्वेश्चन कर रहे होंगे जी पेरिकार्डियल ट्यूबरकुलोसिस, प्लूरल टीबी, ट्यूबरकुलोसिस पेरिटोनाइटिस, जहां जहां आपके पास लिक्विड एज अ स्पेसिमेन आ रहा है वहां पर तो आपके पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहेगी, ज़ेडन स्टेनिंग। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके पास स्पेसिमेन सॉलिड हो, जैसे आपके पास ट्यूबरकुलोसिस लिम्फोडेनोपैथी, ट्यूबरकुलोसिस लिम्फोडेनोपैथी, ठीक है, जहां पर आपके पास मौजूद ही क्या है लिम्फ नोड्स, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वो रीनल टीबी वगैरह वगैरह, जहां पर आपके पास सॉलिड स्पेसिमेन है, ठीक है। तो उस केस में आपने बताना है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज गोइंग टू बी बायोप्सी। आपने बायोप्सी लेनी है एंड यू हैव टू गो फॉर माइक्रोस्कोपी उस जगह की। सो ट्यूबरकुलोसिस लिम्फोडेनोपैथी है जिसे स्क्रोफुला बोलते हैं, रीनल टीबी है आपके पास, इसके अलावा इंटेस्टाइनल टीबी है। तो इन तमाम सिचुएशन में जहां पर आपको कोई लिक्विड स्पेसिमेन नहीं मिल रहा, सॉलिड स्पेसिमेन है, आपने बायोप्सी लेनी है और बायोप्सी करने के बाद आपने माइक्रोस्कोपी करनी है। माइक्रोस्कोपी should reveal कल हमने बात की थी if it is TB there is going to be formation of caseating granulomas, there is going to be formation of caseating granuloma। आपको क्या चीज नजर आनी चाहिए, caseating granuloma। भाई इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस लिम्फोडेनोपैथी लिम्फ नोड बायोप्सी करने के बाद जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो केजिएटिंग ग्रेनुलोमा मिलना चाहिए। इंटेस्टाइनल टीबी है तो टर्मिनल इलियम से बायोप्सी लेने के बाद आपको
माइक्रोस्कोपी में केजिएटिंग ग्रेनुलोमास जो है वो नजर आनी चाहिए। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि when it comes to caseating granuloma, caseating granulomas जो है वो हमेशा infectious in origin होते हैं, ठीक है। caseating granulomas are infectious in origin और चंद एक ही पैथोजेंस हैं तगड़े किस्म के जो कि caseating granulomas बनाते हैं, जिसमें आपके पास एक नाम जो है वो माइकोबैक्टीरियम टीबी का। हेड नोट लिख लीजिए, नॉन caseating granulomas, अगर वो आपको कहीं लिख के बता रहे हैं कि भी पेशेंट आया आपके पास नॉन caseating granulomas के साथ, केजिएशन होती है एरिया ऑफ सॉफ्टनेस इन द सेंटर, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि नॉन caseating granulomas आर ऑलवेज नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। लाजमी नहीं है कि सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीजेस में ग्रेनुलोमास करना, ढेर सारी नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं जिनमें मेनली आपके पास ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, उनमें भी ग्रेनुलोमास बनते हैं, ठीक है। लंग की एक फेमस ऑटो इम्यून डिजीज है सार्कोइडोसिस, उसमें भी ग्रेनुलोमास बनते हैं। लेकिन याद रखिए क्योंकि सार्कोइडोसिस इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, ऑटो इम्यून डिजीज है, तो उसके ग्रेनुलोमा हमेशा कौन से होंगे? नॉन केजिएटिंग। क्रॉन्स डिजीज एक इंटेस्टाइन की ऑटो इम्यून डिजीज है, वहां पे भी ग्रेनुलोमास बनते हैं, लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज के ग्रेनुलोमास हमेशा क्या होते हैं? नॉन केजिएटिंग। ये फर्क इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का सबसे चीफ कॉम्पिटिटर डायग्नोसिस आपके पास जो है दैट इज सार्कोइडोसिस। टीबी अगर आपके पास लंग का क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो सार्कोइडोसिस आपके पास लंग की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। दोनों कंडीशंस आपके पास टीबी पढ़ते साथ ही क्लास में तो होगी नहीं। दोनों कंडीशंस आपके पास लो ग्रेड फीवर और क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन के साथ आती है, टीबी हो या सार्कोइडोसिस हो। अमूमन क्वेश्चन की टांग ऐसी टूटती है, वो आपको बताते हैं कि जी हमने ब्रोंकियल लिम्फ नोड की बायोप्सी ली इस पेशेंट में जिसमें फीवर और क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ है, और ब्रोंकियल लिम्फ नोड की बायोप्सी पे हमें नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमास मिले। अगर तो फीवर और क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ के साथ वो आपको नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमास बता रहे हो, तो याद रखिए आंसर कभी भी आप टीबी नहीं दे सकते, दिस इज अ केस ऑफ सार्कोइडोसिस। बिल्कुल इसी तरीके से टीबी ऑफ इंटेस्टाइन और क्रॉन्स डिजीज एक ही जैसे प्रेजेंट करते हैं। दोनों कंडीशंस टर्मिनल इलियम को इन्वॉल्व करते हैं। दोनों कंडीशन आपके पास पेन राइट इलिक फोसा, फीवर, क्रॉनिक डायरिया, स्कीटोरिया के साथ ही प्रेजेंट करते हैं। अगर वो आपको ये कहेंगे कि हमने एंडोस्कोपी की और टर्मिनल इलियम से बायोप्सी ली और हमें टर्मिनल इलियम पे केजिएटिंग ग्रेनुलोमास मिले, क्या देखिए आंसर आप टीबी ऑफ इंटेस्टाइन देंगे। अगर वो साथ में ये कह दें कि भाई नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमास है, खांसी होगा मत, ठीक है, नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमास मिले, तो आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी क्रॉन्स डिजीज। तो ये चीज आपने डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना। बहरहाल आते हैं ऑन टू द ट्रीटमेंट ऑफ pulmonary tuberculosis. Obviously, TB is a global health problem. आपके पास यहाँ पर WHO recommendations मौजूद हैं। So we have WHO recommendations. pulmonary TB की बात की जाए, so इस वक्त current recommendation आपके पास treatment duration, recommended treatment duration is of 6 months. आप जानते ही हो कुछ उससे पहले तक ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कितना था? 9 months, ठीक है। सो WHO का एक स्टॉप टीबी प्लान है, और जो WHO का स्टॉप टीबी प्लान है उसमें प्लान ये है कि आहिस्ता आहिस्ता टीबी का ट्रीटमेंट कट शॉर्ट करके 2 months पे लाया जाए, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन की वजह से
आपके पास कंप्लायंस का बहुत बड़ा मसला है। तो 6 months का ये जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 phases. One is initial phase and the other one is continuous phase. One is initial phase and the other one is continuous phase. Initial phase में you give 4 first line drugs. ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स का कॉम्बिनेशन एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी या एटीटी कहलाता है। फर्स्ट लाइन अभी लिखते हैं क्योंकि टीबी की फार्माकोलॉजी भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। नाम आप जानते हो, आइसोनियाजिड, रिफेम्पासिन, इथम्बुटोल और पाइराज़ोलाम। ठीक है। इनिशियल फेज इज गिवन फॉर पीरियड ऑफ 2 months और ड्रग्स दी जाती हैं ऑन अल्टरनेट डेज। याद रखिए, जैसे मैं बात कर रहा था कि WHO का प्लान है कि स्टॉप टीबी प्लान में ट्रीटमेंट ड्यूरेशन को रिड्यूस किया जाए। एक तो 9 months से ट्रीटमेंट कितना कर दिया गया है, 6 months, और डेली एटीटी की बजाय अब कर दी गई है एटीटी ऑन अल्टरनेटिव, एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो दी जाती है। ऑन द अदर हैंड कंटिन्यूस फेज में आप 2 ड्रग्स देते हो फर्स्ट लाइन, एंड दैट इज गिवन फॉर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 months. That is given for period of next 4 months. ठीक है। 2 फर्स्ट लाइन में आइसोनियाजिड और रिफेम्पासिन अगले 4 महीने कंटिन्यू की जाती हैं। सो ये भी दी जाती हैं ऑन अल्टरनेट डेज। सो ये फुटनोट भी लिख लीजिए। WHO रिकमेंड्स, ये तो इंटरनेशनल ट्रीटमेंट हो गया पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का, जो आपको इस टाइम करंटली हर बुक के अंदर मिलेगा, लेकिन ये भी जुमला लिख लीजिए, WHO रिकमेंड्स ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी टीबी इन एंडेमिक एरियाज can be prolonged up to 9 months if needed. WHO recommends treatment of pulmonary TB can be prolonged up to 9 months if needed. So ये ट्रीटमेंट देने के बाद WHO ये भी कहता है कि आप एंडेमिक एरिया में, जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में, ठीक है, 6 months के ट्रीटमेंट के बाद अभी भी सिम्टम्स मौजूद हैं, फीवर है, प्रोडक्टिव कफ है, डिस्निया है, ठीक है, और आपके पास अभी चेस्ट एक्सरे क्लियर नहीं हुआ, तो ट्रीटमेंट आप प्रोलॉन्ग कर सकते हो अप टू 9 months। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 6 months पे ट्रीटमेंट रोक देना। जहाँ पर मरीज क्लियर हो जाता है 6 months में, वहां पर आप ट्रीटमेंट जो है वो रोक सकते। सारी जिंदगी आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आपसे क्वेश्चन हो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल टीबी, रीनल टीबी, आपने ये तो बताना है कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी, आई विल ट्रीट द पेशेंट विद एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी। साथ में ही एक लफ्ज मुंह से निकलना चाहिए विच इज नोन एज डॉट्स। ठीक है, खाली एटीटी का दुनिया भर में अब कहीं कंसेप्ट नहीं रहा। WHO की तरफ से रिकमेंडेशन है कि जब भी एटीटी देनी है, साथ में आपने डॉट्स प्लान अप्लाई करना ही करना है। अब व्हाट डू यू मीन बाय डॉट्स? डॉट्स स्टैंड्स फॉर डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट स्टडी। It is directly observed treatment studied। सबसे बड़ा मसला, जैसे कल भी हमने बात की थी, जो आजकल सामने आ रहा है, वो ये है कि अमूमन मरीज मेडिसिन स्टार्ट तो करता है, लेकिन चंद दिनों बाद या हाफ में जाकर अमूमन मरीज कंप्लाइंट नहीं रहता, ड्रग्स छोड़ देता है, और उसका नतीजा इसकी सूरत में निकलता है मल्टी ड्रग
रेजिस्टेंट टीबी की सूरत। तो डॉट्स प्लान ये कहता है कि जब भी आपके सामने मरीज हो टीबी का, कहीं की भी टीबी हो, तो ये मेक श्योर करने के लिए कि उसने अपनी अल्टरनेट डेज पे बाकी मेडिसिन ली है और प्रॉपर ड्यूरेशन ली है, कोई ना कोई मरीज को डेली दवाई खाते देखें। आप डॉट्स का कंसेप्ट क्या है पहले सुन लो, और उसके बाद 2-3 जुमलों में लिखें, क्योंकि हर एग्जाम में जहाँ टीबी का क्वेश्चन आता है वहां पर आपको डॉट्स को बताना पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि खाली एटीटी रिकमेंड करने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप डॉट्स अप्लाई नहीं करते। डॉट्स की 3 क्लॉजेज हैं। पहली क्लॉज ये है कि पेशेंट should daily visit healthcare facility for ATD। ठीक है, वो इंसान जो कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का है, वो आपके पास हेल्थ केयर फैसिलिटी में आकर ऑन अल्टरनेट डे अपनी ATD किसी हेल्थ केयर वर्कर के सामने है। ठीक है, या तो मरीज डॉक्टर के पास है, या मरीज अगर नहीं आ सकता तो हेल्थ केयर पर्सन शुड विजिट द पेशेंट एट होम फॉर ATD, या फिर कोई हेल्थ केयर वर्कर हमारे यहाँ जैसे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, विलेज हेल्थ वर्कर्स, जो सपोर्ट स्टाफ होता है, वो जाकर मरीज को डेली ATD खिलाकर है। ना तो मरीज आ सकता हो, ना ही डॉक्टर मरीज के पास जा सकता हो। तो तीसरा क्लॉज ये है कि कोई मोहल्ले का इज्जतदार आदमी हो और उसको आप जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो डेली ATD की। तो लिख लेते हैं डॉट से क्या मुराद है। डॉट्स में 3 क्लॉज है। नंबर 1, पेशेंट शुड डेली विजिट हेल्थ सेंटर फॉर ATD। ठीक है, PHUs जाकर डेली जो है ATD लेना इतना प्रॉब्लम नहीं होता विलेजेस के अंदर। पेशेंट शुड विजिट हेल्थ सेंटर फॉर ATD, और दूसरी क्लॉज ये हो सकती है, हेल्थ केयर पर्सन शुड विजिट पेशेंट फॉर ATD, या फिर हेल्थ केयर पर्सन जाकर अपने सामने दवाई खिलाकर है, या नंबर 3, एनी patient should visit health center for ATT, or healthcare person should visit for ATT or any respectable member of community takes responsibility for patient ATT। ठीक है, या फिर आप कम्युनिटी के किसी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे यहाँ तो नहीं, वेस्ट में सोशल वर्कर्स या जो आपके पास सोशल सर्विसेज होती हैं वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाजमी लेती हैं। तो ATT अकेला प्रिस्क्राइब करने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप ये मेक श्योर ना करो कि मरीज ने मेडिसिन खाई है या नहीं। नाउ वी कम टू द फार्माकोलॉजी ऑफ ATT, क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर जैसे हमने एंटीबायोटिक्स को डिस्कस किया था, तो यहाँ पर हम कंप्लीट डिटेल्स जो है वो एंटीट्यूबरकुलस थेरेपी की पढ़ते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट डू यू मीन बाय ATT और एंटीट्यूबरकुलस थेरेपी। एंटीट्यूबरकुलस थेरेपी में आम रूटीन में जो 4 फर्स्ट लाइन ड्रग्स दी जाती हैं, उन ड्रग्स को हम जानते हैं विद नेम ऑफ आइसोनियाजिड, रिफेम्पासिन, इथेम्बुटोल, और पायराजिनामाइड। आइसोनियाजिड ISONIAZID, रिफेम्पासिन RIFAMPACIN,
बाद आपके पास फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं जो कि आपने पहले 2 महीने जो है वो मरीज को देनी होती है, ठीक है। तो निमोनिक में आप निमोनिक राइट के तौर पे याद रख सकते हो, RIPE, रिफेम्पासिन, आइसोनियाजिड, पाराजिनोमाइड एंड इथम्बुटोल। अब ये 4 ड्रग्स तो आपने लिख ली। अगले कॉलम में लिखते हैं देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में when it comes to paracetamol, when it comes to isoniazid, isoniazid inhibit all important mycolic acid synthesis. सिंपल लफ्जों में माइकोलिक एसिड कहां पर होता है? सेल वॉल। आप कह सकते हो इट इज अ सेल वॉल इनहिबिटर, इट इज अ cell wall inhibitor, but it is a specific cell wall inhibitor for mycobacterium species. क्योंकि और किसी बैक्टीरिया की तो सेल वॉल में माइकोलिक एसिड नहीं होता, इसी वजह से आइसोनियाजिड आपको किसी और जगह किसी और बैक्टीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल होती नहीं दिखाई देती। तो सिंपल लफ्जों में इट इज सेल वॉल इनहिबिटर। Coming to the rifampicin, रिफेम्पासिन और इथम्बुटोल, ये दोनों की दोनों ड्रग्स बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। बोथ ऑफ दीज टू आर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। अब प्रोटीन तो ऑब्वियसली हर बैक्टीरिया ने बनानी होती, इस वजह से रिफेम्पासिन का जहां तक ताल्लुक है ये टीबी के अलावा और भी काफी जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे पिछले दिनों हमने इसे मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के प्रोफिलैक्सिस के लिए भी देखा, इसके अलावा लिजियोनेला निमोनिया के लिए भी। आइसोनियाजिड इज क्वाइट स्पेसिफिक फॉर द टीबी, लेकिन आपके पास रिफेम्पासिन जो है और भी जगहों पे इस्तेमाल होता है। इथम्बुटोल का भी कोई आपसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछेगा तो आपने यही बताना है कि इट इज ऑल्सो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ये ड्रग भी आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। एंड व्हेन इट कम्स टू पाराजिनामाइड, exact mechanism of action of parazinamide is generally unknown, ठीक है। ये तो नहीं पता कि ये क्या करता है, लेकिन ख्याल ये किया जाता है कि perhaps it reduces pH, ये शायद pH कम करता है थोड़ी सी ब्लड की, and that basically stops or stunts growth of माइकोबैक्टीरियम टीबी। क्योंकि खुद ही ये एसिडिक बैक्टीरिया है, जब आपके पास पीएच थोड़ी सी एसिडिक होती है तो आपके पास ग्रोथ इस बैक्टीरिया की नहीं हो पाती। तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म अननोन है। ख्याल ये किया जाता है कि शायद ये पीएच कम करता है विद स्टॉप्स एंड स्टंट्स ग्रोथ ऑफ माइकोबैक्टीरियम टीबी। ये तो इन तमाम ड्रग्स के क्या हो गए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। The next thing is the doses. डोज आपको सारी जिंदगी याद रहेगी। फाइव 10 15 20। कोई आपसे आइसोनियाजिड की डोज पूछेगा, आप बताओगे 5 to 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे, 10 to 15 milligram per kg per day. Ethambutol 15 to 20 milligram per kg per day. And when it comes to paracetamol, it is 20 to 30 milligram per kg per day. तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन ड्रग्स की डोज वेट डिपेंडेंट होती है। वैसे इन चारों ड्रग्स को अलग-अलग देने से बेहतर मार्केट में कॉम्बिनेशन मिलता है, यानी कि चारों ड्रग्स एक ही टैबलेट में होती है, ठीक है। मार्केट में जो कॉम्बिनेशन मिलते हैं रिमाइजन पी के नाम से या रिफा 4 के नाम से, ठीक है। लेकिन आपने अभी चारों कॉम्बिनेशन में कितने टैबलेट्स देने हैं वो डिपेंड किस पे कर रहा होगा, पेशेंट के वेट के ऊपर, ठीक है। सो अगर आपने अलग-अलग डोज याद रखनी है तो 5 to 10 milligram per kg per day for isoniazid, 10 to 15 milligram per kg per day for rifampicin, 15 to 20 milligram per kg per day
एटीटी के साइड इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस ना बने, आने क्वेश्चंस, ठीक है। सो जहां तक आइसोनियाजिड का ताल्लुक है, आइसोनियाजिड के बड़े बड़े इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स में याद रखिए, इट इज फंक्शनल एंटागोनिस्ट ऑफ विटामिन B6। विटामिन B6 को चूंकि एंटागोनाइज करता है, इसी वजह से इट हैज एबिलिटी टू डैमेज नर्व्स। द मेजर साइड इफेक्ट of isoniazid is to induce peripheral neuropathy, ठीक है। वजह लिख लीजिए, इट इज विटामिन B6 एंटागोनिस्ट। इसी वजह से जब भी आप किसी को एटीटी प्रिस्क्राइब करते हो, साथ में डेली आप ऐड करते हो टैबलेट पारिटॉक्सिन और विटामिन B6, क्योंकि याद रखिए आइसोनियाजिड एंटागोनाइजेस विटामिन B6, ठीक है। तो जब आपने किसी को एटीटी विद डॉट्स देनी है, तो साथ में आपने टैबलेट विटामिन B6 50 मिलीग्राम पर डे लाजमी ऐड करनी है। अगर आप ऐड नहीं करोगे तो कौन सा साइड इफेक्ट हो सकता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, बिकॉज ये पारिटॉक्सिन या विटामिन B6 एंटागोनिस्ट है, ठीक है, जो आइसोनियाजिड है। इसके अलावा ये तो मेजर साइड इफेक्ट है ही है, ठीक है। आइसोनियाजिड न्यूरोपैथी तो प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा आइसोनियाजिड हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस हेपेटाइटिस, ये हेपेटाइटिस भी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। एंड इट इज वन ऑफ फ्यू ड्रग्स विच हैज एबिलिटी टू इंड्यूस ल्यूपस और SLE, ठीक है। 3-4 ड्रग्स हैं जो कि क्या प्रोड्यूस कर सकती हैं? SLE, and isoniazid is one of them. Okay, isoniazid is one of them. So that's the list of side effects you need to know. When it comes to rifampicin is even more hepatotoxic, okay, than isoniazid. Okay, rifampicin आइसोनियाजिड से भी 2 गुना ज्यादा हेपेटोटॉक्सिक है। इसका बड़ा साइड इफेक्ट क्या है कि हेपेटोटॉक्सिक। इसके अलावा ये ब्लड डिस्प्लेजिया प्रोड्यूस करती है, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कॉज कर सकती है। इसके अलावा इट हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस हेमोलिसिस एज वेल, ठीक है। इट हैज एबिलिटी टू इंड्यूस हेमोलिसिस एज वेल। ये तो इसके बड़े मेजर साइड इफेक्ट है। एक इसका बिनाइन सा साइड इफेक्ट भी है जो आपको मरीज को बताना लाजमी पड़ेगा, एंड दैट इज बेसिकली ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। इंसानी जिस्म की जितनी सिक्रेशंस हैं उनका कलर रिफेम्पिसिन इनटेक के बाद कैसा हो जाता है? ऑरेंज, यानी कि यूरिन ऑरेंज कलर का हो जाएगा, सलाइवा ऑरेंज कलर का हो जाएगा, स्वेट ऑरेंज कलर का हो जाएगा, ब्रेस्ट मिल्क ऑरेंज कलर का हो जाएगा। या देखिए ये है बिनाइन साइड इफेक्ट, इससे होता कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आपको वॉर्न मरीज को लाजमी करना पड़ेगा, वरना अगले दिन खाने के बाद मरीज आपके पास आ जाएगा, डॉक्टर साहब ये क्या कर दिया, ठीक है। सो यू नीड टू वॉर्न अबाउट दिस बिनाइन साइड इफेक्ट। जनाब आगे आते हैं इथम्ब्यूटॉल, ठीक है। कोई और क्वेश्चन आए ना आए, याद रखिए इथम्ब्यूटॉल का ये साइड इफेक्ट तो आना ही आना होता है। द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ इथम्ब्यूटॉल, इट प्रोड्यूसेस ऑप्टिक नर्व इन्फ्लेमेशन, ठीक है। मेजर साइड इफेक्ट इज ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है। सो हेड नोट लिख लीजिए, इसी वजह से ऑलवेज गेट आई इवैल्यूएशन बिफोर स्टार्टिंग एटीटी। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भाई कौन सा कंसल्ट मस्ट है एटीटी स्टार्ट करने से पहले, तो आपने हमेशा ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन या कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट लाजमी लेना है कि पहले इस इंसान की ऑप्टिक नर्व वगैरह ठीक तो है। जुमला आपने ये लिखना है, गेट आई एग्जामिनेशन बिफोर स्टार्टिंग एटीटी, ठीक है। बिकॉज इथम्ब्यूटॉल का जो सबसे मेजर साइड इफेक्ट है दैट इज ऑप्टिक न्यूराइटिस। चंद एक की प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है। ड्रग्स में तो शायद इथम्ब्यूटॉल ही वो नोटोरियस ड्रग है जो कि क्या कर सकती है,
optic neuritis. So always check eyes before starting ATT. Okay? Last we have parazinomide. Parazinomide का जहाँ तक ताल्लुक है, ये भी हेपेटाइटिस करने की एबिलिटी रखता है. ये ड्रग भी ब्लड डिस्प्लेजिया से मुराद है anemia, thrombocytopenia, leukopenia. It has ability to produce pancytopenia. यहाँ पर जो चीज ध्यान में रखने वाली है वो ये कि चंद एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, चंद एक आपके पास पैराजिनामाइड की एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन. सो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस में याद रखिए जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाती है. इसी वजह से वो लोग जो कि यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं, कंडीशन इज क्लिनिकली नोन एज गाउट, उनमें आपने ये नहीं देना. ठीक है. इसके अलावा एक डिसऑर्डर है हीम मेटाबॉलिज्म का, बायोकेमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे. दिस डिसऑर्डर ऑफ हीम मेटाबॉलिज्म इज नोन एज पोरफायरिया. तो 50 से ज्यादा ड्रग्स ऐसी हैं जो कि पोरफायरिया जैसी कंडीशन को प्रेसिपिटेट करती हैं. ठीक है. एंड पैराजिनामाइड इज वन ऑफ द दोज ड्रग्स जो कि पोरफायरिया को प्रेसिपिटेट करते हैं. तो अगर मरीज में पोरफायरिया हो और टीबी हो तो आप कम से कम क्या नहीं देंगे, पैराजिनामाइड. तो जनाब that's all about the first line ATT in front of you. You know the mechanism of action, dosage and side effects. ठीक है. अब इनको देख के, इनको सामने रख के एग्जाम में चंद एक क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. सो ये चंद एक पॉइंट्स हैं जो साथ साथ लिख लीजिए. ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग ATT, what baseline investigations you would like to have? तो टीबी का तो डायग्नोसिस बन गया. ठीक है. और क्वेश्चन जो इनको रख के एग्जाम में आते हैं वो लिखते जाते हैं और साथ साथ लिखते जाते हैं. ठीक है. Before starting ATT, what baseline investigations should be done? तो ATT आपने स्टार्ट करनी है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कौन सी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि आप करके रखना चाहोगे? लिख लीजिए CBC एंड LFTs. एक आपने कंप्लीट ब्लड काउंट करके रखना है और दूसरा लिवर फंक्शन टेस्ट. आपको पता है 4 में से 3 ड्रग्स क्या हैं? हेपेटोटॉक्सिक. तो बेसलाइन LFTs आपके पास होने चाहिए. ठीक है ना. और साथ में आपको पता है ये ड्रग्स क्या करती हैं? ब्लड डिस्प्लेजिया. तो आपके पास ब्लड काउंट्स पहले से मौजूद है. विद ATT, व्हाट आर द फॉलो अप इन्वेस्टिगेशंस एवरी मंथ? ठीक है. आपने टीबी का डायग्नोसिस बनाया, एक आपने उसका आई एग्जामिनेशन करवाया, CBC और LFT आपने करवा के रख लिए, मरीज को आपने ATT पे डाल दिया विद डॉट्स. ठीक है. सो व्हाट इन्वेस्टिगेशंस शुड बी डन ऑन फॉलो अप? ठीक है. अब दवाई देने के बाद आपने मरीज को फॉलो अप करवाना है. अमूमन फॉलो अप होता है आफ्टर 1 मंथ. अब व्हाट इन्वेस्टिगेशंस should be checked on follow up after 1 month. Follow up पे जो आपने इन्वेस्टिगेशन चेक करनी होती है उसमें नंबर 1 चेस्ट एक्सरे. ठीक है. भाई मेरी ATT देने से कोई फर्क भी पड़ा या नहीं पड़ेगा? ATT अगर मरीज खा रहा होगा तो फर्क लाजमी पड़ेगा, और अगर नहीं खा रहा होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा. एक चेस्ट एक्सरे, CBC और LFT. ठीक है. 1 महीना ATT खाने के बाद आपने क्या क्या चीजें एवेलुएट करनी है? एक चेस्ट एक्सरे, एक CBC और LFT. चेस्ट एक्सरे तो डिजीज मॉनिटरिंग के लिए, CBC और LFT फॉर साइड इफेक्ट्स. अगला क्वेश्चन लिखिए. एट व्हाट लेवल ऑफ LFT you will stop and modify ATT? At what level of LFTs से मेनली मुराद ALT और AHT, लिवर एंजाइम्स ही होते हैं. एट व्हाट लेवल ऑफ ALT एंड AHT और LFTs you will stop or modify first line ATT? भाई
ALT और AST जिसे आप ट्रांसअमाइनेजेस, एलानिन और एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेजेस बोलते हो, वी ऑल नो दे आर एंजाइम्स ऑफ हेपेटोसाइट्स, ठीक है। आम रूटीन में ALT और AST का लेवल 10 to 40 या 10 to 50 इंटरनेशनल यूनिट्स होता है, डिफरेंट लेवल, ठीक है। अब जब आपने मरीज को ATT पे डाला, बेसलाइन आपने LFTs करवा के रखे हुए थे, वो नॉर्मल। एक महीने बाद जब आप बुलाओगे मरीज को फॉलोअप के लिए, तो याद रखिए ALT AST बढ़े हुए होंगे, ये अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि 4 में से 3 ड्रग्स क्या करने वाली हैं, हेपेटाइटिस, ठीक है। अब कितने भी LFTs बढ़े हुए होंगे, तो आपने अपनी फर्स्ट लाइन ATT को स्टॉप करना है और उसे फिर सेकंड लाइन से मॉडिफाई करना है। लिख लीजिए जुमला, when ALT and AST are more than 3 times from baseline, when ALT and AST are more than 3 times from baseline, जब ALT AST अपनी बेसलाइन से कितने गुना बढ़ गए हों, 3 गुना। तो एक बंदे को ATT आपने खाने को दी है, 1 महीने बाद खिलाया है, उसका ALT बढ़ के 40 से 70 पे चला गया, ठीक है। अपर लिमिट क्या होती है, 50, ठीक है। 70 पे चला गया, 100 पे चला गया, 120 पे चला गया, 140 पे चला गया, दैट इज नॉट एन इंडिकेशन टू स्टॉप ATT, ठीक है। ALT AST का नॉर्मल लेवल होता है अप टू 50। कब आप उसे स्टॉप करोगे, when it becomes more than 3 times, 3 times mean 150 से अगर ऊपर चला जाएगा, तो तब जाकर आपने उसे ATT को स्टॉप करना है और उसे मॉडिफाई करना है। तो ध्यान में रखिएगा, when ALT AST becomes more than 3 times from baseline, हल्के फुल्के तो डिरेंज होंगे, 50 से बढ़ के 60 पे चला गया, 70 पे चला गया, आपने उसको उस टाइम पे ATT को नहीं रोका। अगला क्वेश्चन लिखिए, हाउ मच टाइम ATT will take, how much time ATT will take to make a person non-infective? How much time ATT will take to make a person non-infective? याद रखिए 1 month। अगर एक इंसान 1 महीना ATT खा चुका है, तो उसके ड्रॉपलेट्स के अंदर, उसके स्पूटम के अंदर क्या नहीं होता, माइकोबैक्टीरियम TB। अगर आपका कोई रूममेट 3 महीने से ATT खा रहा है, आप आराम से उसके साथ रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके स्पूटम में और उसके ड्रॉपलेट में क्या मौजूद नहीं होता, माइकोबैक्टीरियम TB। याद रखिए, जनरली इट टेक्स 1 month टू मेक अ पर्सन नॉन इन्फेक्टिव फॉर अदर्स, ठीक है, वो इंसान अगलों के लिए नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है। लेकिन TB का प्रॉपर ट्रीटमेंट कितना है, 6 months, ठीक है। 1 महीने की ATT का वैसे ही बड़ा मेडिकल इफेक्ट होता है। याद रखिए, तकरीबन 1 महीने पे तकरीबन तमाम सिम्टम्स सेटल हो जाते हैं, फीवर भी, प्रोडक्टिव कफ भी, डिस्निया भी, चेस्ट पेन भी, वेट गेन होना शुरू होता है, नाइट स्वेट्स खत्म हो जाता है, ठीक है। और यही सबसे बड़ा मसला होता है जब मरीज कहता है मैं ठीक तो हो गया, तो मुझे 6 महीने की दवाई खानी क्या जरूरत है, ठीक है। तो याद रखिए, अगर प्रॉपर काउंसलिंग आप स्टार्ट में नहीं करोगे, तो ज्यादातर मरीज 1-1.5 महीना ATT खाने के बाद छोड़ देते हैं। हाँ, वैसे सिम्टम कंट्रोल तो हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली माइकोबैक्टीरियम TB कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हुआ, ठीक है। तो प्रॉपर काउंसलिंग बड़ी जरूरी है कि आपने कम से कम 6 months तक की मेडिसिन खानी है। अगला क्वेश्चन, इज ATT सेफ इन प्रेगनेंसी? अगला क्वेश्चन, ऑब्वियसली TB हमारे कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन इन्फेक्शन है, प्रेगनेंसी में भी अच्छा खासा जो है वो लोगों को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। सो अब हर ड्रग प्रेगनेंसी में तो दी नहीं जा सकती, हर ड्रग आप प्रेगनेंसी में तो नहीं दे सकते, क्योंकि काफी ड्रग्स आपके पास जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। सो क्या इसमें मॉडिफिकेशन करने की और कौन सी कोई ड्रग चेंज करने की जरूरत है? सो लिख लीजिए, ATT इज सेफ इन प्रेगनेंसी।
ठीक है। सो अगर प्रेग्नेंट फीमेल में आपके पास पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होगी, आपने इन्हीं ड्रग से उसको मैनेज करना है। ठीक है। एटीटी इज कम्प्लीटली सेफ इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में आप एज इट इज विदाउट एनी मॉडिफिकेशन और चेंज जो है वो देते हैं। अगला क्वेश्चन है, इज एटीटी सेफ विद ब्रेस्ट फीडिंग? इज, आपको पता है काफी ड्रग्स जो हैं वो ब्रेस्ट मिल्क में रिलीज होती हैं और वो बेबी को अफेक्ट कर सकती हैं। सो इज एटीटी सेफ विद ब्रेस्ट फीडिंग? आंसर इज यस। ठीक है। सो आप प्रेगनेंसी में भी एटीटी एज इट इज दे सकते हो और ब्रेस्ट फीडिंग के साथ भी आप एटीटी एज इट इज दे सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इज देयर एनी injectable first line ATT available? Is there any injectable first line ATT available? ध्यान में रखिए ट्रीटमेंट ड्यूरेशन काफी ज्यादा है, 6 months to 9 months। इस 6 to 9 months में काफी ऐसे इवेंट आ सकते हैं कि मरीज ओरली हो सकता है मेडिसिन ना ले, उसकी वजह सिंपल गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी हो सकती है 1-2 दिन के लिए, उसकी वजह एसिड पेप्टिक डिजीज भी हो सकती है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आता है कि जी पल्मोनरी टीबी का मरीज अक्यूट अपेंडिसाइटिस हो, एटीटी ले रहा है लेकिन सर्जन ने उसे एनपीओ कर दिया। एनपीओ स्टैंड्स फॉर नील परोस। ठीक है। अब 1-2 दिन जब वो एनपीओ रहेगा प्री ऑपरेटिवली या पोस्ट ऑपरेटिवली, तो तब क्या करना है? ये तो हो नहीं सकता कि आप जो है वो मरीज को एटीटी ना दो, तो आपने लिखना है कि यस वी हैव इंजेक्टेबल एटीटी एंड दैट इज इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसी के नीचे, इस क्वेश्चन के नीचे लिख ले, इज देयर एनी इंजेक्टेबल? इंजेक्टेबल को पेरेंट्रल भी बोला जाता है, PARANPARAL। ठीक है। सो यस, फर्स्ट लाइन एटीटी में एक 5वीं ड्रग भी आती है, दैट इज इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं पूरी डिटेल में, बिकॉज इट इज वन ऑफ द अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है। सो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होती हैं। ठीक है। आपके पास जो है वो जो डोज है इसकी दैट इज 15 मिलीग्राम पर केजी और ये इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। साइड इफेक्ट भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के हमने डिस्कस किए हुए हैं। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आर नेफ्रोटॉक्सिक, रीनल फेलियर करती हैं, एंड अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आर ऑटोटॉक्सिक। ऑटोटॉक्सिक से क्या मुराद है? ये हेयरिंग इंपेयर करती है। ठीक है। सो आपके पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आर generally nephrotoxic and ऑटोटॉक्सिक। ठीक है। तो ये बड़े मेजर साइड इफेक्ट है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस हिसाब से पता होना चाहिए कि अगर 6 months ड्यूरेशन में इन बिटवीन कुछ ऐसा हो जाए कि मरीज आपके पास जो है वो मेडिसिन ना ले पाए, तो फिर आप उसको उन दिनों पे किस इंजेक्शन पे डाल देते हो? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी। अगली चीज जो हमारे पास है वो है डिस्कशन ऑन सेकेंड लाइन एटीटी। सो फर्स्ट लाइन एटीटी से रिलेटेड तो तमाम चीजें जो आपको पता होनी चाहिए या जो क्वेश्चनिंग एग्जाम में होती है वो हमने डिस्कस कर ली है। अब चलते हैं सेकेंड लाइन एटीटी की तरफ। ठीक है। सेकेंड लाइन एटीटी की जो आपके पास इंडिकेशंस बनती हैं उसमें नंबर 1, इस पेशेंट इज हैविंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। कल बात हो गई थी कि अमूमन ये होता है कि आपके पास जब भी टीबी का मरीज आता है, आप डायग्नोज करते हो, तो अक्सर उसने इम्प्रॉपरली एटीटी ली भी होती है। ठीक है। 1 महीना 2 महीने अगर आपके पास टीबी का मरीज है तो वो पहले उसने इम्प्रॉपर एटीटी का कोर्स लिया हुआ है, तो टीबी तो वो है। अब कहीं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है या नहीं, कल हमने पढ़ा था किस इन्वेस्टिगेशन से उसे कंफर्म किया जाता है, दैट इज पीसीआर। ठीक है।
स्ट्रेट अवे आप पीसीआर के लिए भेजते हो डीएनए माइक्रोबैक्टीरियम टीबी का, उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद चेक कर लिया जाता है कि इनमें से क्या चारों ड्रग से रेजिस्टेंस है या फिर किसी एक आदमी से। बहरहाल अगर आपके पास मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पीसीआर पे कंफर्म हो जाए तो फिर आपने हमेशा सेकेंड लाइन की तरफ जाना है। एक तो आपके पास ये इंडिकेशन बनती है, दूसरी इंडिकेशन आपके पास when you have side effects or intolerance to first line। हेपेटाइटिस हो जाए आपके पास, एलर्जी हो जाए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स में किसी से एलर्जी हो सकती है, तो आपके पास साइड इफेक्ट या इंटॉलरेंस जो है वो आ जाए। अब आपके पास सेकेंड लाइन में 4 ड्रग्स हैं। आइसोलेटेड अगर आपको रिप्लेस करने की जरूरत पड़े तो अमूमन इससे रिप्लेस किया जाता है विद साइक्लोसेरिन। ठीक है, आइसोलेटेड को जिस तरीके से आपने लिखा है वैसे ही हम लिस्ट बना लेंगे कि आइसोलेटेड अगर आपने रिप्लेस करनी है तो साइक्लोसेरिन इज द गुड ऑप्शन। अगर आपने रिफेम्पसिन को रिप्लेस करना है तो देन वी हैव इथियोनामाइड। वी हैव इथियोनामाइड, ETHIONAMIDE। Then if you want to replace इथेम्बुटॉल, उसको रिप्लेस किया जाता है किससे? मैक्रोलाइड से। मैक्रोलाइड में एरिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक्स भी हैं और ये सेकेंड लाइन एटीटी में भी फॉल करती है। और अगर आपने पाराजिनामाइड को रिप्लेस करना है तो दे आर रिप्लेस्ड विद किनोलोन्स। किनोलोन्स पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। रेस्पिरेटरी किनोलोन्स की बात हो रही है, लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन वगैरह, और जो है वो वैसे ये एंटीबायोटिक्स भी हैं लेकिन ये सेकेंड लाइन एटीटी में भी आते हैं। स्पेशली अगर आप एमडीआर टीबी को मैनेज कर रहे हो, ठीक है, अगर तो किसी एक आदमी ड्रग से एलर्जी या उसका साइड इफेक्ट है तो वो आप ड्रग रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी अमूमन चारों ड्रग से आती है। याद रखिए, फॉर एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी याद रखिए, स्पेसिफिकली अगर आपने इसे ट्रीट करना है तो आपने मरीज को ये 4 ड्रग्स देनी है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ 2 years। ठीक है, तो जहां आपके पास पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का फर्स्ट लाइन ड्रग्स के साथ 6 मंथ का ट्रीटमेंट है, एमडीआर टीबी का ट्रीटमेंट कितने अरसे का होता है? 2 महीने का। तो इसी वजह से जब भी आपने 2 years का, तो जैसे आपने पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का मरीज जो है वो डायग्नोज करना है और आपने उसे फर्स्ट लाइन एटीटी पे डालना है, आपने उसे कहना है कि भाई शराफत से 6 महीने गोली खाए, क्योंकि अगर आपने नहीं खाई तो अगली दफा जो मेडिसिन देनी पड़ेगी वो आपको कितने अरसे के लिए देनी पड़ेगी? 2 साल। याद रखिए, ना सिर्फ ये लेंथी ट्रीटमेंट है बल्कि एक कॉस्टली ट्रीटमेंट भी है, क्योंकि मैक्रोलाइड्स, किनोलोन्स डेली की अच्छी खासी पर मंथ कॉस्ट करती है। ठीक है, तो 30 to 35,000 के करीब इनका पर मंथ जो है वो एक्सपेंडिचर भी बन जाता है। ये ट्रीटमेंट काफी कॉस्टली है, ठीक है, ये प्रोवाइड भी नहीं होता, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से हर जगह आपको फ्री मिल भी जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट और सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट। अब चलते हैं ऑन टू द प्रोफिलैक्सिस। अगली चीज है हमारे पास टीबी का काफी बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि टीबी नो डाउट माइक्रोबायोलॉजी का भी हिस्सा। आप रॉबिन्स खोलेंगे तो रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी में भी लिखा होगा, हमने पैथोजेनेसिस वगैरह भी डिस्कस करी। फार्माकोलॉजी के अंदर भी आपके पास एटीटी है, वो भी हमने सारी की सारी देख ली, और लास्ट में कम्युनिटी मेडिसिन का भी हिस्सा है विच इज प्रोफिलैक्सिस। तो टॉपिक काफी वाइड स्प्रेड है आपके कोर्स के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, और सारी बात इंटीग्रेशन की है, आपको एक ही जगह जो है वो सब कुछ पता हो। ऑल यू नीड टू नो रिगार्डिंग टीबी। प्रोफिलैक्सिस जनाब, प्रोफिलैक्सिस में एक तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन हम जानते हैं किसको बोलते हैं?
vaccination, active immunization is basically vaccination. और दूसरी प्रोफिलैक्सिस जो हमें पता होनी चाहिए दैट इज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस से मुराद ये कि किसी दिन आपको पता चले कि आपके रूममेट को टीबी और वो दवाई नहीं खा रहा, सो उस केस में आपकी उसके साथ है, आपका अच्छा दोस्त भी, आप जो है वो क्या करोगे? पहले देखते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन याद रखिए, टीबी की वैक्सीन वन ऑफ द मैंडेटरी वैक्सीन हैं विच आर गिवन आफ्टर बर्थ। ठीक है, ये एट बर्थ दी जाती है ऑन डे 1 ऑफ लाइफ, और इस वैक्सीन को नाम दिया जाता है फेमसली एज बीसीजी। बाद एग्जामिनर्स वाइवा में ये पूछ लेते हैं कि भाई बीसीजी से बनता क्या है, तो इट स्टैंड्स फॉर बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन। बैसिलस BACCILUS कैलमेट CALMETE ग्यूरेन GUERIN। वैक्सीन हम जानते हैं प्रिपेयर की जाती है फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। वैक्सीन को हमने पहले भी डिफाइन किया हुआ है कि वैक्सीन इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज एंटीजेनिसिटी बट डू नॉट हैव पैथोजेनिसिटी। ये जो बीसीजी वैक्सीन बनाई जाती है, लिख लीजिए, इट इज मेड फ्रॉम स्ट्रेन्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम बोविस। ये किससे बनाई जाती है? इट इज मेड फ्रॉम स्ट्रेन्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम बोविस। कल हमने पढ़ा था कि माइकोबैक्टीरियम बोविस इज बेसिकली एनिमल स्ट्रेन्स। ये बेसिकली आपके पास एनिमल स्ट्रेन्स हैं इसके। बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन जनाब, डोज है आपके पास 0.05 ml एंड इट इज गिवन इंट्राडर्मली। रूट आपके पास कौन सा होता है? इंट्राडर्मली। ज्यादातर ये लगता है स्किन ऑफ डेल्टॉइड पे, या फिर इवन इट कैन बी गिवन ऑन थाई। ठीक है, थाई पे भी जो है वो, थाई की स्किन पे भी लगाया जाता है। ज्यादा फेवरेबल साइड जो है वो शोल्डर। अब कब कहोगे कि भाई वैक्सीनेशन प्रॉपर हुई? ठीक है, क्या रिस्पॉन्स आपने वैक्सीन के बाद अचीव करना है? ठीक है, सो एट इंजेक्शन साइट, जिस जगह इंजेक्शन लगाया गया, सो आपके पास इनिशियली होनी चाहिए नोड्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, एक नोड्यूल बनना चाहिए। नोड्यूल होता है रेस लियन, जिसका साइज 1 सेंटीमीटर से ज्यादा। ठीक है, सो देयर इज नोड्यूल फॉर्मेशन। प्रॉपर वैक्सीन टीबी के अगेंस्ट हुई है या नहीं हुई, क्या बनना जरूरी है? पहले नोड्यूल, देन इट शुड ब्रेक इनटू एन अल्सर। इसे ब्रेक होना चाहिए किसमें? अल्सर में। एंड दैट अल्सर should leave a permanent scar। क्या चीज अचीव होनी चाहिए? स्कार। अगर स्कार नहीं बना तो समझ लीजिए या तो वैक्सीन ठीक नहीं थी, या वैक्सीन के बाद आपका इम्यून रिस्पॉन्स ठीक नहीं था। ठीक है, स्कार अचीव करना यहां पर जरूरी है। अब अगली चीज जहन में आपके ये रखनी है कि जो बचपन में बना हुआ जख्म है या स्कार है, क्या उसकी वजह से टीबी के अगेंस्ट आप अभी तक प्रोटेक्टेड हो, या आपको प्रोटेक्शन हासिल है? तो आंसर है नो। लिख लीजिए, बीसीजी प्रोवाइड्स पार्शियल प्रोटेक्शन। बाज वैक्सीन तो कंप्लीट प्रोटेक्शन देती है, जैसे टेटनस की होगी। ठीक है, और फिर हर वैक्सीन का एक टाइम भी होता है। बीसीजी के साथ मसला ये है कि एक तो ये देती है पार्शियल प्रोटेक्शन, ठीक है,
यानी कि बीसीजी लगवाने के बावजूद भी क्या हो सकता है, टीबी हो सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। इट प्रोवाइड्स पार्शियल प्रोटेक्शन फॉर इनिशियल 5 to 10 years ऑफ लाइफ। ठीक है, पार्शियल प्रोटेक्शन देती है, और वो भी कितने अरसे के लिए, 5 से 10 साल के लिए, शुरू के 5 से 10 साल के लिए। कंसेप्ट सारे का सारा ये कि डे 1 पे आप बीसीजी इसलिए लगवाते हो कि जब आप वैक्सीन देते हो तो क्या चीज, इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। माइक्रोबैक्टीरियम के एंटीजन को देखकर आपके न्यूसेंट टी लिम्फोसाइट किसमें कन्वर्ट हो जाए, TH1 सबसेट में। कंसेप्ट सारे का सारा ये है कि बच्चे को अगर आप डे 1 पे लगा दोगे ये वैक्सीन, तो उसका इम्यून सिस्टम क्या बना के रखेगा, मेमोरी टी सेल। कल अगर माइक्रोबैक्टीरियम टीबी उड़ता फिरता पहुंचता भी है, क्योंकि ऑलरेडी उसके जिस्म में क्या चीज मौजूद होगी, TH1 सबसेट, तो वो उस माइक्रोबैक्टीरियम टीबी को कैद कर सकता है। ठीक है, ग्रेनुलोमा बना के, और उसको इधर उधर मरिंजेस में, हार्ट में या और ऑर्गन्स में भागने से रोक सकता है। ठीक है, तो ये बात भी कल हमने की थी कि इवन माउंट टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है बीसीजी वैक्सीनेशन से, और उस टाइम पे आपके पास रिस्पॉन्स कितने mm का होता है, 5 to 10 mm। सो कोशिश ये की जाती है बीसीजी के साथ ये वैक्सीन लगा दी जाए और बच्चे को जो है वो TH1 सबसेट्स मिल जाए, ताकि थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट हासिल हो जाए, माइक्रोबैक्टीरियम टीबी। अब चलते हैं उस सिचुएशन में जहां वन ऑफ योर फैमिली मेंबर और क्लोज कॉन्टैक्ट्स डेवलप टीबी। वेस्ट में तो प्रोटोकॉल है कि मरीज को, टीबी के मरीज को 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रखा जाता है, आइसोलेशन। ठीक है, और उसके बाद जो है वो वहां पर डॉट्स के साथ ATT स्टार्ट करवा कर फिर मरीज को घर भेजा जाता है, जहाँ पे मजीद 2 हफ्ते उसे आइसोलेशन में रखा जाता है। हमारे यहाँ तो आपको पता है खुले कर रहे हैं सारे टीबी के मरीज। तो उस केस में पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस जो है वो कैसे करना है। तो जनाब सिचुएशन ये है कि आपके पास वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स, वन ऑफ द कॉन्टैक्ट्स और अ रूममेट इफ डेवलप्स टीबी, और आपको पता चले कि भाई ये जो मेरा रूममेट है इसको टीबी है और ये ATT नहीं खा रहा, या बच्चे जब ये सिचुएशन हो तो इसका आंसर ये है कि अगर वो नहीं खा रहा तो फिर आप खानी शुरू कर दें। So, post-exposure prophylaxis mean when one of your contacts develop, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कुलीग भी हो सकता है, रूममेट भी हो सकता है, अगर किसी में टीबी हो गई है तो याद रखिए वैक्सीन तो आपको पता किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी क्या नहीं देती, कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं देती। अब टीबी से बचने का वाहिद जरिया आपके पास क्या है, कीमोप्रोफिलैक्सिस। कीमोप्रोफिलैक्सिस की टर्म आप जानते हो, जब आप किसी डिजीज को ड्रग्स के थ्रू जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो कीमोप्रोफिलैक्सिस ली जा सकती है टैबलेट आइसोनियाजिड डेली फॉर 6 months, और अगर 6 months नहीं खाना तो आइसोनियाजिड प्लस रिफेम्पसिन डेली शुड बी गिवन फॉर 3 months। ठीक है, तो याद रखिए कि कीमोप्रोफिलैक्सिस अवेलेबल है कंटेक्ट्स के लिए जो कि टीबी के मरीज के इर्द गिर्द होते हैं। इन दैट केस आप या तो सिंगल टैबलेट आपने लेनी है तो आइसोनियाजिड डेली फॉर द पीरियड ऑफ 6 months। ये ट्रीटमेंट नहीं है, दिस इज द कीमोप्रोफिलैक्सिस। ठीक है, या आइसोनियाजिड प्लस रिफेम्पसिन फॉर द पीरियड ऑफ 3 months। So this is it. That's all about each and everything you need to know regarding TB. आज हम करें